प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्लास को आप शुरू से अंत तक देखिए ताकि इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम ये इंश्योर करते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या दिया हुआ है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 2 घंटे में कर सकता है। यदि ए अकेला उस काम को 6 घंटे में तथा बी उसे 5 घंटे में पूरा करता है, तब पूछा जा रहा है कि सी उस काम को पूरा करने में अकेला कितना समय लेगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अगर ए किसी काम को 2 घंटे में करता है, ए जो है ध्यान से देखते चलिएगा। ए जो है किसी काम को कितना देर में करता है, 2 घंटे में। और ए बी सी तीनों मिल करके किसी काम को कितना देर में करता है, 2 घंटे में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में ए बी और सी मिल करके 1 घंटा में जो है कितना काम करता होगा। ध्यान से देखते चलिए, ए बी सी अगर किसी काम को 2 घंटा में कर रहा है मिल करके, इसका मतलब ए बी सी का 1 घंटे का जो कार्य होगा, 1 घंटे का जो कार्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 काम के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि ए बी सी तीनों मिल करके 1 घंटा में हाफ काम पूरा कर लेगा। अब ध्यान से देखते चलिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए अकेला उस कार्य को 6 घंटा में करता है। इसका मतलब ए का 1 घंटे का जो कार्य है, 1 घंटे का जो कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/6 के बराबर। और बी का 1 घंटे का जो कार्य है, 1 घंटे का जो कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/5 के बराबर। अब आपको पूछा जा रहा है कि सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि सी का 1 घंटे का कार्य, सी का 1 घंटे का जो कार्य है वो किसके बराबर है, 1/x। मतलब क्या है, ए 1 घंटे में 1/6 काम करता है, बी 1 घंटे में जो काम करता है 1/5 काम करता है, और सी जो है 1 घंटे में 1/x काम करता है। तो अगर ए बी सी तीनों मिल करके अगर हम पूछें ए बी और सी तीनों का 1 घंटे का जो कार्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/5 प्लस 1/x। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू किसके बराबर दे रखा है। देखिए ए बी सी का 1 घंटे का कार्य किसके बराबर हमको पता है, 1/2 के बराबर। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ बताइए, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 30x आ जाएगा। अब अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 5x हो जाएगा। 5 से 30x को डिवाइड करते हैं तो 6x आ जाएगा। और x से 30x को डिवाइड करते हैं तो 30 आ जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। तो 6 5 कितना हो गया, 11x। अब प्लस 30 इक्वल टू अपॉन में 30x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 11x को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 22x। और 30 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60। और 30x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 30x। इसका मतलब क्या हुआ कि 30x माइनस 22x इक्वल टू क्या आ गया, 60x। तो 30 में से अगर 22x को अगर आप घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 8x। 8x इक्वल टू क्या आ गया, 60। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/8। इसका मतलब क्या है कि सी का 1 घंटे का जो कार्य है वो क्या है, 1/x है। x का वैल्यू आप कितना निकाल लिए हैं, 60/8। तो सी का, ध्यान से देखते चलिएगा, सी का 1 घंटे का जो कार्य होगा, 1 घंटे का जो कार्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/60/8। कितना हो जाएगा, 1/60/8। अब इसका अगर आप रेसिप्रोकल निकालते हैं, उल्टा करते हैं, तो इसका आपको वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा,
ध्यान से देखते चलिए। इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा? 8/60 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी 1 घंटे में, सी का 1 घंटे का जो कार्य है 8/60 काम है। इसका मतलब 8/60 काम को 1 घंटे में करता है, तो एक काम को कितना देर में करेगा, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। सी का 1 घंटे का जो कार्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 60/8 के बराबर। अब इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 7.1/2 घंटा के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? 7.1/2 घंटा के बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि धरातल स्तर पर खड़ी एक मीनार की छाया जब सूर्य के उन्नयन कोण के 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पे 40 मीटर ज्यादा पाई गई, तब पूछा जा रहा है कि आपका मीनार का जो हाइट होगा वो क्या होगा। क्लियर है? अब हम आपको क्या बताए थे, जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका मतलब क्या कि आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए क्या दिया हुआ है, धरातल स्तर पर खड़ी एक मीनार है। तो ये एक हम मान लेते हैं क्या है, मीनार। तो मीनार की छाया जब सूर्य के उन्नयन कोण कितना था, 45 डिग्री था। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था तो छाया कितना बन रहा था, मान लेते हैं एक्स लेंथ का छाया बन रहा था। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, होने पर 40 मीटर ज्यादा छाया बनने लगा। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक क्या है, 40 मीटर। ध्यान से सुनिएगा। जब जब उन्नयन कोण 45 डिग्री था तो हम ये मान लेते हैं कि ये इस मीनार का जो छाया बन रहा था वो कितना मीटर का बन रहा था, x मीटर का। बट उन्नयन कोण सूर्य का चेंज होकर के क्या हो गया, 30 मीटर हो गया। तब उस केस में 40 मीटर अधिक छाया बन रहा, मतलब पहले छाया यहाँ तक बन रहा था, अब यहाँ से 40 मीटर अधिक बन गया। तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि मीनार की जो हाइट होगा वो क्या होगा, मीनार की जो हाइट होगा वो क्या होगा। तो फिगर समझ में आ गया होगा। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, और ये पॉइंट जो है वो क्या है, डी। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। हम आपसे अगर पूछे कि ट्रेंगल ए सी डी में आप ये हमको बताइए कि tan 45 का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय b। तो इस 45 डिग्री कोण के लिए AD जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और CD जो है वो क्या है, बेस है। और आपको क्या मालूम है कि tan 45 का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब 1 इक्वल टू क्या हो गया, AD अपॉन में CD। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मीनार की हाइट और 45 डिग्री पे जो 45 डिग्री के उन्नयन कोण पे जो छाया बन रहा था उसका हाइट, उसका लेंथ आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब क्या पता चला कि AD का वैल्यू जो है वो CD के बराबर है। उम्मीद करते हैं कितना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंगल ABC कंसीडर कर रहे हैं, ABC। तो ट्रेंगल ABC में ध्यान से देखते चलिएगा। ट्रेंगल ABC में अगर आपसे हम पूछे कि बताइए tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, अब बताइए इस 30 डिग्री के लिए AD जो होगा वो वो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू हम आपसे पूछ रहे हैं। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री कोण के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, AD अपॉन में बेस। बेस देखिए क्या है, तो आपको बेस दिख रहा होगा BD। क्या है, BD। AD अपॉन में BD। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखते चलिए।
आपको क्या पता चला कि ट्रेंगल एबीसी में tan 30 डिग्री का जो मान है वो किसके बराबर है, AD अपॉन में BD के बराबर है। अब बताइए BD का जो वैल्यू था, BD का जो वैल्यू था वो किसके बराबर है, तो BD का जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, BD। तो BD को आप क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। तो AD अपॉन में BC प्लस CD हो गया, BC अपॉन में CD हो गया। अब ये बताइए tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में √3 के बराबर होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन में BC प्लस CD हो जाएगा। अब अभी आपको क्या पता है, आपको क्या पता है कि AD का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। इसका मतलब जहां जहां आपको AD दिखेगा उस जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, CD पुट कर सकते हैं, या जहां CD दिखेगा वहां पे आप क्या पुट कर सकते हैं, AD पुट कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, आपको क्या पता है कि AD का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, CD के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां हमको AD दिखेगा वहां पे हम क्या कर सकते हैं, CD पुट कर सकते हैं, या CD की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, AD पुट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा तो BC अब प्लस CD इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू AD। इसका मतलब √3 इंटू AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब बताइए AD जो है, AD की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, CD रख सकते हैं। तो √3 CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब बताइए अगर आपको हम ये पूछें कि इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, √3 CD माइनस का CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं फिगर में BC हमारा क्या है, BC का जो लेंथ दे रखा है वो किसके बराबर है, 40 मीटर के बराबर दे रखा है। तो BC की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं। तो √3 CD माइनस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब CD यहाँ भी दिख रहा है, CD यहाँ भी दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, CD को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप CD को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, √3, और यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल टू क्या हो गया, 40। और CD का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 40 अपॉन में √3 माइनस 1। अब बताइए √3 का जो मान होता है 1.732 होता है, अब -1 तो 0.732, तो 40 अपॉन में 0.732 करिएगा, इसका जो वैल्यू आपको निकल करके आएगा 54.644 मीटर आएगा। अब बताइए ये जो CD है, फिगर को देखिए, हम फिगर आपको फिर से दिखा रहे हैं, ये जो CD है वो क्या है, x है। और अभी आपको क्या पता है कि CD का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है, और AD ही आपका क्या है, मीनार का हाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर CD का वैल्यू 54.44 है, क्या है, CD का वैल्यू यदि 54.644 मीटर है, इसका मतलब क्या है कि AD का जो वैल्यू होगा वो भी 54.644 मीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि AD जो है वो CD के बराबर है, और यही AD आपका क्या है, मीनार की हाइट। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि व्यंजक 8 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स तथा 28 एक्स की पावर 6 प्लस 1 का मौसो क्या होगा। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, मौसो का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। हम क्या करेंगे, दोनों को फैक्टराइज करके देख लेंगे, और देखने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या कॉमन आ सकता है। अब यहाँ देखते चलिएगा, मान लेते हैं हम कि px का वैल्यू, ध्यान से देखते चलिए, हम क्या मान ले रहे हैं,
हम मान लेते हैं कि पी एक्स का जो वैल्यू है, राइट, हम क्या मान ले रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। हम ये मान ले रहे हैं कि पी एक्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 8 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स के बराबर है। और क्यू एक्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 28 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1 के बराबर है। तो अगर पी एक्स को अगर आप सरलतम रूप में लिखना चाहते हैं तो ये 8 है, ये जो एक्स एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब अब प्लस एक्स है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप एक्स को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये है आगे आपका पी एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, क्यू एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू दे रखा है 28 एक्स की पावर 6 प्लस 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, 28 यहाँ एक्स की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, तो एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इस 1 का भी हम होल क्यूब कर देते कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता हो गया कि ये क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ क्यूब कर दीजिए। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का ए भी होता है। ये क्या हो जाएगा, 28 ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या है 1, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस ए बी। तो ए की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है 1। इसका का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 28 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या, एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए ये क्यू एक्स का वैल्यू है। अब अगर आपसे पूछे इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन ही क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा। तो मोसो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। अब इस 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 4 भी तो लिख सकते हैं। तो हम इस 28 को हटा करके क्या लिख दे रहे हैं, 7 गुना 4 लिख दे रहे हैं। और इस 8 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 गुना 4 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है। इसका मतलब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यही इसका क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन बच्चों को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम पे जा करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखते चलिएगा, क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस के इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, का एक मूल क्या है, 7 है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि के का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा, क्या दे रखा है, ध्यान से देखते चलिएगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है, द्विघात समीकरण जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस के इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपका एक मूल दिया हुआ है क्या है, 7 है, तो मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू दे रखा है 7। आपको बीटा का वैल्यू तो मालूम नहीं, बीटा का वैल्यू मालूम नहीं। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको कंपेयर कर लेना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्योंकि अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है सी बाय ए। इसका मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है तो बी और ए और सी का वैल्यू आपको चाहिए। तो जब ए बी सी का वैल्यू आपको चाहिए तो हम क्या करते हैं दिए दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है जिसको अपन क्या कहते हैं अंग्रेजी में कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 7। इसका मतलब ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर, बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा -50 के बराबर, बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा -50 के बराबर, और सी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा के बराबर, सी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा के बराबर। अगर आपसे हम पूछे कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आप हमको निकाल करके बताइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा -50 अपॉन में क्या हो जाएगा ए का वैल्यू क्या है 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 50 बटे क्या हो जाएगा 7। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकल करके आया है वो किसके बराबर है 50/7 के बराबर है। अब अगर हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाय ए, तो सी का वैल्यू क्या दे रखा है के, अब बाय ए का वैल्यू क्या दे रखा है 7। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है k/7 के बराबर। अब यहाँ देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 50/7 और अल्फा का वैल्यू अगर 7 है तो बीटा का वैल्यू आप पता कर लीजिएगा, बीटा का वैल्यू आपसे आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप कितना निकालने हैं 50/7, अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है 7 प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/7, तो बीटा का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 50/7 और -7, तो इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 1 बटे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपको क्या पता चल गया कि अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या है 50/7, अल्फा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो अल्फा का जो वैल्यू है ये अभी आपको क्या निकला है बीटा का वैल्यू निकला, बीटा का वैल्यू किसके बराबर निकला है 1/7 के बराबर। और यदि हम आपसे अल्फा का वैल्यू पूछेंगे तो आप अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ देखिए यहाँ क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है k/7 होता है, अल्फा का वैल्यू क्या है 7, बीटा का वैल्यू क्या है 1/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा k/7, ये 7 से ये 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया k/7, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा कि 4 वर्षों में 600 रुपये मूलधन रुपया 8,000 हो जाता है, तब कितने समय में 525 रुपये का मूलधन 700 हो जाएगा यदि ब्याज की दर समान। ऊपर वाले से हम क्या करेंगे ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज की दर निकाल लेंगे और नीचे में क्या करेंगे पुट कर देंगे, आपको क्या पता चल जाएगा समय पता चल जाएगा कितने समय में 525 रुपया का मूलधन 700 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऊपर पढ़िए क्या दिया हुआ 4 वर्षों में 600 रुपया का मूलधन कितना हो जा रहा है 80,000 हो जा रहा है, 80,000 नहीं है ये 8,000 है, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, ये 80,000 नहीं है क्या है 8,000। अब बताइए 6,000 जो है 8,000 हो जा रहा है 4 वर्षों में, तो यहाँ आपको पता है कि मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे क्या होता है 100 होता है। आपका टारगेट क्या है रेट निकालना,
आपका टारगेट क्या है? रेट निकालना। तो रेट कैसे निकलेगा? साधारण ब्याज जो होगा मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। तो साधारण ब्याज अगर एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 6,000 रुपया 8,000 हो गया। इसका मतलब ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? 8,000 माइनस 6,000, तो कितना हो गया? 2,000 हो गया। आप बताइए, ब्याज तो आपको पता चल गया 2,000 है, मूलधन भी आपको मालूम है 6,000 है, समय भी 4 वर्ष दिया हुआ। तो ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे सारे वैल्यू तो आपको दर पता चल जाएगा। तो यहाँ से निकाल करके बताइए 2,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मूलधन, मूलधन कितना था? 6,000 गुना समय, कितना वर्षों के लिए लगाया था ब्याज पे? 4 वर्षों के लिए। दर आपको मालूम नहीं है तो आप एक्स मान लेते हैं, अपन में क्या हो जाएगा? 1,000। मूलधन 1,000 नहीं होगा, ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। अगर ये 100 है, अब बताइए इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और एक जीरो से ये जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 6 गुना 24 गुना 2 4800। एक्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा? अगर आप एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो आपको आ जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू जो आ जाएगा, इसको अगर आप इस ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? तो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा 25/3 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर? 25/3%। मतलब क्या है कि वो जो ब्याज पे पैसा लगा रहा था वो किस रेट से लगा रहा था? 25/3% के रेट से लगा रहा था। अब क्या पूछा जा रहा है कि 525 रुपया का मूलधन 700 रुपया कितने समय में हो जाएगा? तो फिर से क्या करेंगे? समय इस बार पूछ रहा है तो ब्याज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो समय बराबर जो हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100 अपन में क्या हो जाएगा? मूलधन और गुना दर। तो ब्याज जो है 525 कितना हो जाता है? 700 रुपया हो जाता है। तो ब्याज कितना हो गया? तो 700 में से अगर हम 525 को घटा लेंगे तो 175 रुपया उसका क्या हो गया? ब्याज हो गया। 75 2500 500 100 एक सात 175 रुपया उसका क्या हो गया? ब्याज हो गया। इंटू 100, मूलधन क्या है? 525। और दर किस रेट पे लगाया है? क्वेश्चन में दे रखा है कि समान रेट से क्या कर रहा है वो, फिर से किसी दूसरे को ब्याज पे दिया है। तो 25/3। तो जब इसका आप वैल्यू निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू आपको आएगा 4 वर्ष के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वर्ष में 525 रुपया का मूलधन 700 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज का दर क्या हो? समान। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 6 घंटे एक साथ बजती है तो उनके बजने का अंतराल क्रमशः 2 4 6 8 10 तथा 12 सेकेंड है। तो 1 घंटे में वो घंटियां एक साथ कितनी बार बजेगी? तो अगर इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? दिए हुए वैल्यू का आपको क्या करना है? लॉसो निकाल लेना है। तो 2 4 6 8 10 और 12 का लॉसो निकाल लीजिए। तो अगर इसका लॉसो निकालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 और यहाँ 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 2 5 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 1 1 2 5 और ये 1। 5 गुना 10 या 15 कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 12 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड हो गया। तो 120 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट हो गया। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक 2 मिनट पे जो है घंटी जो है एक साथ बजेगा। प्रत्येक 2 मिनट पे सारा का सारा घंटी जो है एक साथ बजेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि एक घंटे में कितना घंटियां बजेगा? तो 1 घंटे में अगर आपको घंटियां निकालना है तो आपको पता है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 1 घंटे में
घंटियां जो बजेगी, घंटियां बजने की जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, 60/2 +1। तो 60, एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 60/2 तो 30 + 1 कितना हो गया, 31। इसका मतलब क्या है कि 31 बार जो है एक घंटे में घंटियां एक साथ बजेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या किए हैं, दिए हुए वैल्यू का सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोसो निकाल लेते हैं। जब लोसो निकाले तो कितना आया, 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2 मिनट। इसका मतलब 2 मिनट, प्रति 2 मिनट, प्रत्येक 2 मिनट पे क्या हो रहा है, सारा का सारा घंटी एक साथ बज रहा है। तो 60 मिनट, अब पूछ रहा है कि 60 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 60 मिनट में क्या हो जाएगा, 60/2 + 1 बार बजेगा। तो 60/2 का वैल्यू निकालेंगे तो 30, 30 + 1 करेंगे कितना हो गया, 31 बार। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखते चलिएगा। करा कि यदि a का वैल्यू 2 + √3 और तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि a-1/a का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो a-1/a का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया, a क्यूब, a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो a-b का होल क्यूब के फॉर्मूला का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ देखते चलिए, a का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 + √3 दे रखा है। तो 1 में a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 में 2 + √3 हो जाएगा। a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। तो 2 + √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 में 2 + √3 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि a-1/a का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर 1 में a का वैल्यू 1 में 2 + √3 है, अगर इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो 2 + √3 इंटू 2 - √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 - √3। आपको पता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कोई फर्क भिन्न पे नहीं पड़ता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - √3 अपॉन में a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। a² का वैल्यू मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो गया, 2 - √3। आपको क्या पता चला कि अगर a का वैल्यू 2 + √3 है तो 1 में a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि आप ये बताइए a में 1 में a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपको पता है 2 + √3 और 1 में a का वैल्यू आप निकाल चुके हैं क्या, 2 - √3। अब का क्या हो जाएगा, क्यूब। ये ना पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इसका क्यूब पूछा जा रहा है। अब बताइए, माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √3 + √3 का क्यूब। अब 2√3 का होल क्यूब। तो 2√3 का होल क्यूब का मतलब क्या होगा, 2 का क्यूब इंटू √3 का होल क्यूब। तो 2 का क्यूब करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और √3 का क्यूब का मतलब क्या है, √3 को 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना। अब बताइए, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, 8 होना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24√3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू टी के बराबर है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि कॉस थीटा का वैल्यू इनमें से क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू इनमें से क्या होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमें बता सकते हैं कमेंट करके। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम क्या करेंगे, अगले क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए